हेलो व्यूवर्स, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 31 जो पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्याशा की लोच निम्नलिखित में से किसकी माप है? वांछित वृद्धि दर, प्रत्याशित निर्यात वृद्धि दर, या फिर प्रत्याशित बेरोजगारी दर, या प्रत्याशित मुद्रास्फीति। देखिए, मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर ही मुद्रास्फीति की दर प्रदर्शित करती है। अर्थात यदि मुद्रा की पूर्ति में 5% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य स्तर भी 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जो प्रत्याशा की लोच है वो प्रत्याशित जो है मूल्यस्फीति दर से ही हम संबंधित कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि स्टैगफ्लेशन क्या है? तो देखिए, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च बेरोजगार और उच्च मुद्रास्फीति एक साथ देखी जाती है। समझ गए? यानी स्टैगफ्लेशन जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्फीति और मंदी दोनों की स्थिति एक साथ बनी रहती है। तो इस स्थिति में आर्थिक वृद्धि की जो दर होती है वो कीमत बढ़ने की दर से कम होगी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस स्थिति में आर्थिक वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होगी? और ऑप्शन दे दिए जाएं, स्टैगफ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन उसमें आपको टिक करना होगा। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। मुद्रास्फीति के साथ मंदी जब एक साथ आती है तो स्टैगफ्लेशन की अवस्था वो कहलाती है। इसको हिंदी में गतिहीन स्फीति भी कहते हैं। इसके बाद अगला है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध क्या कहलाता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा संबंध। तो देखिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध फिलिप्स वक्र कहलाता है। और फिलिप्स वक्र की जो उल्टी प्रकृति से ये पता चलता है कि किसी एक में अगर निम्न स्तर को बनाए रखना है तो दूसरे में जो है वो वृद्धि संभावित होगी। यहाँ पर जो है आपका फिलिप्स वक्र जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि 1980 के दशक में फिलिप्स वक्र विश्लेषण की सत्यता के प्रति संदेह का मुख्य कारण क्या था? देखिए, प्रोफेसर डब्ल्यू फिलिप्स ने 1958 फिलिप्स वक्र जो था 1958 में प्रतिपादित किया गया था और प्रोफेसर डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी या स्फीति में विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र ये बताता है कि वहनीय सीमा तक जो मुद्रास्फीति है तथा बेरोजगारी दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था में उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक साथ अर्थव्यवस्था में उपस्थित हो सकते हैं। और सन 1900 के दशक जब 1980 के दशक में पश्चिमी देशों और विशेषकर यूएस या अमेरिका में मुद्रास्फीति जनित मंदी के कारण उदय जो हुआ तो फिलिप्स वक्र विश्लेषण के प्रति संदेह होने लगा या इसकी सत्यता के प्रति संदेह होने लगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच प्रतिलोम संबंध है। ये बात जो है आपकी बिल्कुल ठीक है। पहला कथन जो है वो राइट है। दूसरा है कि एंजल लॉ के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर वास्तविक खर्च बढ़ने पर भी भोजन पर खर्च किए जाने वाले आय का अनुपात कम हो जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पहला है कि कीमत प्रत्याशाएं अनुकूल होती हैं। दूसरा है जब मौद्रिक मजदूरी स्थिर होती है तो बेरोजगारी की दर 5.5% होती है। और तीसरा है कीमत प्रत्याशाएं स्थिर होती हैं। और चौथा है कि फिलिप्स वक्र के इर्द गिर्द फंदा रहता है। पूछा है कि फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है। कीमत प्रत्याशाएं अनुकूल होती हैं, ये गलत है क्योंकि कीमत प्रत्याशाएं यहाँ पर स्थिर होती हैं। तो देखिए जो विशेषताएं हैं फिलिप्स वक्र की वो एक बार आप सुन लीजिए। फिलिप्स वक्र ने ये प्रदर्शित किया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी, जिस अवधि का विश्लेषण फिलिप्स वक्र ने किया उस अवधि में मांग प्रेरक तत्व लगातार वर्धक तत्व की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं। यानी जिस अवधि में फिलिप्स वक्र का विश्लेषण किया जाता है वहाँ पर मांग प्रेरक तत्व अधिक शक्तिशाली होता है। और फिलिप्स ने यह भी प्रदर्शित किया कि ब्रिटेन में बेरोजगारी की 5.5% की मजदूरी दर को स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो बेरोजगारी की 2.5% की दर मूल्य स्थिरता के लिए होनी चाहिए। फिर सुन लें कि फिलिप्स वक्र ये प्रदर्शित करता है कि ब्रिटेन में बेरोजगारी की 5.5% की दर मजदूरी की स्थिरता बनाए रखने के लिए और जो है 2.5% की बेरोजगारी की दर मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी की मूल्य स्थिरता के लिए 5.5%, ये लाइन भी ठीक हो गई। ठीक है, उसके बाद है प्रत्याशाएं जो है इसकी स्थिर रहती हैं, ये भी सही है। और फिलिप्स वक्र के इर्द गिर्द फंदा होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जब मौद्रिक मजदूरी स्थिर होगी तो बेरोजगारी की दर 5.5% होगी। ठीक है, इतना याद रख लें। और दूसरी बात है जब मूल्य स्थिरता की बात की जाएगी, मूल्य स्थिरता, तो जो बेरोजगारी की दर थी वो 2.5%। ठीक है, यह 2 सही 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी % होगी। इंग्लैंड के ये विश्लेषण इंग्लैंड में किया गया था, वहाँ पर ऐसा समझा गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपकी राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि मूल फिलिप्स वक्र निम्न में से 2 का संबंध है। ठीक है, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी का स्तर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर या फिर वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर। तो देखिए जो मूल फिलिप्स वक्र है वो बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर को मापता है। ए और सी यहाँ पर जो पहला है और जो ये वाला है ये यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो इस हिसाब से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, बेरोजगारी स्थिर होगी या पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। देखिए जो फिलिप्स वक्र है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए फिलिप्स वक्र बनता कैसे है, ये आपको सभी जानते होंगे, ये होता है फिलिप्स कर्व। ठीक है, यहाँ पे 0, 2, 4, 6 ऐसे, और यहाँ पे -2, -1 या 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर 2, यहाँ पर 4, 6, 8। ठीक है, नीचे जो है आपको बेरोजगारी का प्रतिशत दिखाया जाता है। नीचे आएगी बेरोजगारी, यहाँ पर बेरोजगारी दिखाई जाती है और यहाँ दिखाया जाता है मजदूरी में परिवर्तनों का प्रतिशत। ठीक है, और जो कर्व ये आता है ये ऐसे आता है कि 5.5% के बाद ये नीचे को दिखा देते हैं। ये इसका सही तरीका है बनाने का, यह है फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो जब बेरोजगारी की जो मुद्रास्फीति की जो दर है जैसे ही वो बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी। नीचे बेरोजगारी की दर है, साइड में मौद्रिक मजदूरी है, एक भी अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ये यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि मुद्रा प्रसार तथा बेरोजगारी के बीच अदला बदली ट्रेड ऑफ स्थिति रहती है स्टैगफ्लेशन की अवधि के दौरान, जब मुद्रा प्रसार की आक्रमण दर अपरिवर्तित रहती है, जब या मंद मांग की अवधि के दौरान या दीर्घकाल में। तो देखिए अदला बदली स्थिर यानी ट्रेड ऑफ नहीं होता है, तो ट्रेड ऑफ नहीं होगा दीर्घकाल में, क्योंकि दीर्घकाल में जो आपका फिलिप्स वक्र है वो वर्टिकल हो जाता है, ये उसकी लाइन हो जाती है। ठीक है, इधर जो मौद्रिक मजदूरी लिखे दे रही हूँ, सिर्फ मजदूरी रहती है। ठीक है, और इधर जो है आपका बेरोजगारी का प्रतिशत। ठीक है, बेरोजगारी
इधर बेरोजगारी का भी प्रतिशत है, उधर मौद्रिक मजदूरी का भी प्रतिशत है। यह है दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र, यह है फिलिप्स वक्र, यानी आपका हो गया ये फिलिप्स कर्व, यानी फिलिप्स कर्व, ठीक है। यह है दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व। दीर्घकाल में जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। और जो मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी के बीच अदला बदली या ट्रेड ऑफ है वो स्थिर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके अलावा अगर आप अल्पकालीन फिलिप्स कर्व देखेंगे तो उसका ढाल ये होता है, ठीक है। इधर बेरोजगारी, उधर मौद्रिकस्फीति। ये जो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है ये मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ दिखाता है, और जो दीर्घकालीन है वो एक वर्टिकल लाइन के रूप में होता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि जो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच अल्पकाल में अनुभव सिद्ध संबंध करने को औपचारिक रूप किसने दिया। तो देखिए जब अल्पकाल की बात आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A.W. फिलिप्स। फिलिप्स ने जो दिया वो अल्पकाल से संबंधित था, समझ गए, और फ्रीडमैन ने जो दिया वो दीर्घकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए जो होता है दीर्घकाल में जो फिलिप्स वक्र है वो होता है एक्स अक्ष के लंबवत। एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष के लंबवत लिख रहा है, इसका मतलब ये बन गया है ना। वाई अक्ष के लंबवत ये बनेगा। लेकिन अगर जो उसे आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल कहें तो ये वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये है एक्स अक्ष और इस पर लंबवत है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये सही हो जाएगा सी। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित व्यापार चक्रों में कौन सा फिलिप्स कर्व से प्रत्यक्षतः संबंधित है। यानी गुणक त्वरक व्यापार चक्र सिद्धांत, अति निवेश व्यापार चक्र सिद्धांत, या फिर है आपका राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत, या वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत। तो देखिए जो राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत है ये फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। कैसे, ये सुन लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो स्फीति और बेरोजगारी के निरीक्षण मूल्यों पर आधारित फिलिप्स वक्र है उसके इर्द गिर्द एक परिक्रमक पथ होता है जिसे आप घेरा कहते हैं, है ना। तो व्यापार चक्र में विस्तार के प्रारंभिक चरण में बेरोजगारी, स्फीति, लूप में घटती स्फीति और बढ़ता उत्पादन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रारंभिक चरण में बेरोजगारी, स्फीति जो है, लूप में घटती स्फीति और बढ़ता उत्पादन, ठीक है। और चक्र के इस चरण में स्फीति तथा बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र द्वारा सुलझाया गया सामान्य संबंध बना रहता है। जब बेरोजगारी की दर गिरती है और स्फीति की दर बढ़ती है तो स्फीतकारी दबाव उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। जब बेरोजगारी की दर गिरेगी और स्फीति की दर बढ़ेगी तो स्फीतकारी दबाव उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई, मुद्रा अथवा राजकोषीय नीति अपनाने से समस्त मांग गिर जाएगी। इसलिए जो फिलिप्स वक्र है वो प्रत्यक्षतः राजनीतिक व्यापार सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार में प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है। और दूसरा दे रखा है आपको कि जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम निवेश तथा रोजगार में विस्तार हो सकता है। देखिए ध्यान से पढ़िए। पहला है कि रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए आपूर्ति में वृद्धि कर सकता है। बिल्कुल सही है। जब वो प्रतिभूतियां खरीदेगा तो बदले में पैसा देगा जो इकोनॉमी में पहुंचेगा, ठीक है। फिर है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार में विस्तार हो सकता है। ये भी सही है, दोनों ही आपकी सही हैं। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। के.बी. चंद्रशेखर, दीपक पारेख, हजारी नरसिम्हन, ठीक है। उधर लिखता है यूटीआई कार्यावधि, औद्योगिक नियमन, साहस और पूंजी। यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए जो आपके के.बी. चंद्रशेखर हैं वो साहस पूंजी से संबंधित हैं, आपको याद रख लेना है। के.बी. चंद्रशेखर साहस पूंजी। दीपक पारेख जो हैं वो यूटीआई की कार्यावधि से संबंधित हैं।
हज़ारी जो हैं वो औद्योगिक नियमन से संबंधित हैं, ठीक है। और जो आपके नरसिम्हन है वो बैंकिंग सेक्टर में सुधार से लिए एक कमेटी बनाई गई। तो आपका आंसर बनेगा 3, 1, 2 और 4, ठीक है। ये इसका आपका आंसर बनेगा 3, 1, 2 और 4, ठीक है। इसका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, भारत के रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों की जिस ब्याज दर पर उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, अल्पकालीन ब्याज दर की बात की जा रही है, तो अल्पकालीन ब्याज जो रिजर्व बैंक देता है वो होता है आपकी रेपो रेट। कौन सा नंबर बी आपकी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के निम्न तरीकों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। बैंक दर की नीति, ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया और परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात या सीमांत मार्जिन आवश्यकताओं के निर्धारण। उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, जो मात्रात्मक विधि के अंतर्गत इसमें से आएगी वो आपको बताना है। मात्रात्मक का मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इसमें आपका बैंक दर आ जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सिर्फ यहाँ पर जो है आपका चौथा वाला, जो ये वाला जो ऑप्शन है चौथा वाला, ये नहीं आना है। तो 1, 2, 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला है, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में 1989 में सबसे पहले शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का क्या प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि हो जाती है, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि हो जाएगी, बैंकों के साख प्रसार के लिए अधिक कोष उपलब्ध हो गया, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। यदि नकद कोष अनुपात में कमी कर दी जाएगी तो जो बैंक ज़्यादा उधार दे पाएंगे, ठीक है, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो जाएगी, वो प्रतिभूतियों की ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, वो भी बढ़ जाएगा, और साख का प्रसार तो होगा ही जब पैसा बैंकों पे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। इसके बाद 20वां है कि निम्नलिखित में से ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि नहीं है। तो देखिए, जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो आपके 91 दिन के भी होते हैं। इनमें से कौन से आपके नहीं होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। 91 दिन के नहीं होते हैं, 273 दिन के नहीं होते हैं, 182 या 364। तो देखिए, 364 दिन का भी होता है, 182 दिन का भी होता है और 91 दिन का भी होता है। 273 दिन के लिए ये ट्रेजरी बिल जो है इसकी परिपक्वता अवधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी आप बता दें, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ। दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।